चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मुझे लगता है कि सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। यहाँ पर पहला बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीजल पावर प्लांट। कि डीजल पावर प्लांट को जनरली हम जो है कहाँ यूज करते हैं, फिर क्या इसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जनरली जो डीजल पावर प्लांट होता है इसका स्टार्टिंग टाइम आपका जो है लेस देन 1 मिनट होता है। ठीक है, आप देखेंगे डीजल पावर प्लांट इमीडिएटली आपके स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये आपके सुटेबल होते हैं एज ए पीक लोड प्लांट। और जो पीक लोड प्लांट होते हैं जनरली आप उनको इमरजेंसी प्लांट भी बोलते हैं, या फिर स्टैंड बाई प्लांट की तरह भी इसको यूज करते हैं। स्टैंड बाई प्लांट का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई पीक लोड प्लांट आप यूज कर रहे हैं और वो पीक लोड प्लांट अचानक क्या हो गया, खराब हो गया, तो उसके एवरेज में आप एक दूसरा पीक लोड प्लांट क्या कर सकते हैं, स्टैंड बाई में रख सकते हैं, रिजर्व में रख सकते हैं। ठीक है, जो सस्ता हो। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द डीजल पावर प्लांट। तो स्टैंड बाई प्लांट भी होता है कि अगर कोई पीक लोड प्लांट आपने अपने थर्मल पावर प्लांट के साथ, मान लीजिए कोई पीक लोड प्लांट आपने अटैच कर रखा है और उस प्लांट में कोई खराबी आ जाती है, तो आपको सडनली दूसरा प्लांट क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा सर्विस के लिए। और उस दूसरे प्लांट की जो कॉस्ट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। तो जनरली जो दूसरा पीक लोड प्लांट जो इमरजेंसी या फिर स्टैंड बाई मोड के लिए आप रख सकते हैं, दैट इज द डीजल पावर प्लांट। तो इसके बारे में लिखेंगे, लिखना स्टार्ट करें एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन में लिखें द स्टार्टिंग टाइम, द स्टार्टिंग टाइम, the starting time of diesel power plant, diesel power plant, the starting time of diesel power plant is less than 1 मिनट। 1 मिनट से भी कम इसका स्टार्टिंग टाइम होता है। therefore it is most suitable, it is most suitable, it is most suitable as a peak load plant। ये आपका सबसे सुटेबल प्लांट होता है जे पीक लोड प्लांट के लिए। ठीक है, जनरली हम बात करते हैं आप इमरजेंसी पर्पज के तौर पे। ठीक है, इमरजेंसी पर्पज या फिर उसी को बोलते हैं स्टैंड बाई, एक स्फेयर में यूनिट रख सकते हैं। ठीक है, जैसे इमरजेंसी होती है, जैसे अपने घर में आप देखेंगे कि जैसे कई बार कई कई आप नॉर्मली घर में इन्वर्टर लगाए रहते हैं, लेकिन कई बार आपका इन्वर्टर फेल हो जाता है, तो फिर इमरजेंसी के लिए थोड़ी देर के लिए आप जनरेटर चला लेते हैं। ठीक है, या फिर आपका जो है स्फेयर में आप इस प्लांट को रख के रहते हैं क्योंकि इसकी कॉस्टिंग कम होती है। ठीक है, तो जनरली मैं लिख रहा हूं डीजल पावर प्लांट, डीजल इंजन पावर प्लांट, डीजल इंजन पावर प्लांट आर मोर सुटेबल, for emergency purpose, और उसी को बोलते हैं स्टैंड बाई प्लांट। स्टैंड बाई प्लांट या फिर स्टैंड बाई मोड ऑपरेशन, और इट इज मोर सुटेबल फॉर स्टैंड बाई मोड ऑपरेशन। जनरली डीजल पावर प्लांट कहां यूज किए जाते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं।
जनरली आप देखेंगे शॉपिंग मॉल्स में आपको डीजल पावर प्लांट दिख जाएगा, शॉपिंग मॉल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल में भी आपको मिल जाएगा, वहां भी इमरजेंसी रहती है। मोबाइल टावर जो होते हैं उनमें आप देखेंगे कि जो है डीजल पावर प्लांट से चलाते हैं जब तक लाइट चली जाती है। बैंक में आप देखेंगे जब लाइट चली जाती है तो डीजल जनरेटर चला देते हैं। एयरपोर्ट्स में भी आप इनको यूज कर सकते हैं, एयरपोर्ट में, एयरक्राफ्ट नहीं बोला है, एयरपोर्ट बोला है, एयरपोर्ट एक्सेट्रा, दीज आर द सम एप्लीकेशन। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, डीजल पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं। तो नाउ दिस इज द कंप्लीट योर डीजल पावर प्लांट, ठीक है, डीजल पावर प्लांट आपका कंप्लीट होता है। मोस्ट ऑफ द चीजें जो पूछी जाती हैं वो मैंने आपकी कवर कर दी है। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो लिखिए बेटा क्वेश्चंस जो मैं आपको कुछ करवा देता हूं। द कंप्रेशन रेशियो the compression ratio in diesel engine may be in the range of ऑप्शन नंबर ए। जो कंप्रेशन रेशियो मैंने आपको बताया था 14 से 22 के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर ए 15 से 20, ऑप्शन नंबर बी 10 से 15, ऑप्शन नंबर सी 10 से 5, एंड दैट इज ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ दीज। तो 14 से 22 होता है, मैंने बताया था 14 से 22, 14 से 22 के बीच में कौन सी रेंज लाई कर रही है बेटा, 14 से 22 के बीच में 15 से 20 वाली रेंज लाई कर रही है। 14 से 22 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 14 से 22 के बीच में 15 से 20 लाई करेगा। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन में बी लाई इन द रेंज ऑफ 15 से 20। एक्चुअली में जो होता है वो 14 से 22 होता है, लेकिन 14 से 22 ये जो रेंज है इसके बीच में आप देखेंगे कि ऑप्शन में एक पार्ट दिया है दैट इज ए पार्ट, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर फ्यूल रेशियो, एयर फ्यूल रेशियो, एयर फ्यूल रेशियो required for combustion, air fuel ratio required for combustion in diesel engine is around, ये मैंने लिखाया था कि एयर टू एयर फ्यूल रेशियो जो होता है वो 15:1 होता है। तो ऑप्शन लिख देता हूं 20:1, ऑप्शन नंबर बी 15:1, ऑप्शन नंबर सी 10:1 एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज 5:1। तो एयर टू फ्यूल रेशियो जो होता है वो 15:1 होता है आपके डीजल इंजन के लिए।
नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड. In diesel engine, in the diesel engine, fuel is injected. Fuel is injected at a pressure of डीजल इंजन में जो फ्यूल होता है वो कितने प्रेशर पे इंजेक्ट किया जाता है, मैंने आपको बताया था लगभग 125 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. तो ऑप्शन लिख रहा हूं, दैट इज 20 से 25 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ दिस इज 50 to 75 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर सी 90 to 130 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 130 से 160 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 1 मिनट रुकिएगा जरा, गेट पे कोई है. जब तक आप लिखिए क्वेश्चन को. चलिए चलिए, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला था. इन डीजल इंजन फ्यूल इज इंजेक्टेड एंड प्रेशर ऑफ, दैट इज मैंने आपको बताया लगभग 125 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. तो 125 आपका ऑप्शन नंबर सी पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है. रेंज पूछेगा तो रेंज यही होती है बेटा, 90 से 130 के बीच की रेंज होती है. और कोई अगर एग्जैक्ट आपसे पूछेगा तो 125 आपको टिक करना है. ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज सी पार्ट. नोट करके लिख भी लीजिए इस चीज को, जैसे कि गलत नहीं हो. एग्जामिनेशन में क्योंकि रेंज भी आ सकता है. नोट करके मैं लिखवा दे रहा हूं. द रेंज ऑफ प्रेशर of fuel injected in the diesel engine is lies from 90 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 130 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो आप लिखेंगे इसके बीच में ही होता है द प्रेशर ऑफ फ्यूल इंजेक्टेड in the diesel engine is around, that is 125 kg per
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रेंज दी थी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने रेंज आपका बताई। और आप रेंज अगर आपको नहीं मालूम तो आप देखेंगे ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी पे लाई कर रहा है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द मैक्सिमम टेम्परेचर the maximum temperature developed in the diesel engine cylinder, diesel engine cylinder is ऑप्शन नंबर ए 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। बताएं बेटा क्या आंसर होगा। सी 1000 से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। निजाम अली आपका गलत है। IQZ6 गलत है। बी पार्ट सत्यजीत बोल रहे हैं, बी पार्ट भी गलत है। ए पार्ट संतोष वर्मा बोल रहे हैं, ए पार्ट बिल्कुल सही है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर डेवलप हो सकता है डीजल इंजन के अंदर, वो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपकी 2100 से लेके 2300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। 2100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, जो कि इस रेंज पे लाई करता है। तो नोट करके लिख लीजिए। अब सारे की सारी चीजें मैं आपको उसमें नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं क्वेश्चन के हेल्प से आपको चीजें बता दे रहा हूं। ठीक है, तो लिखिए जरा। द मैक्सिमम टेम्परेचर developed in the diesel engine ranging from 2100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है, फ्रॉम 2100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2300, ये रेंज जो है आपकी वो लाई कर रही है 2000 से लेके 2500 के बीच में। ये जो रेंज है वो आपकी ऑप्शन नंबर ए पे लाई कर रही है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इन ए फोर स्ट्रोक डीजल इंजन, the four operation that is four operation that is किनके किनके बारे में बात कर रहा है? सक्शन, कॉमा कंप्रेशन, कॉमा एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। फोर स्ट्रोक इंजन में यही चार ऑपरेशन होते हैं। आर कंप्लीटेड in how much revolution? आपका जो डेड वेट है उसका कितना रेवोल्यूशन होने पे आपके चारों ऑपरेशन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ऑप्शन दे रहा हूं, एक रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 2 रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 4 रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 8 रेवोल्यूशन। कितने रेवोल्यूशन? संतोष ने कुछ आंसर दिया है और आंसर दो। कितने रेवोल्यूशन पे ये चारों के चारों आपके ऑपरेशन या फिर स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं? सत्यजीत बोल रहे हैं डी 8। डी। तुम लोग पागल वागल नहीं हो गए हो? एक स्ट्रोक में कितना रेवोल्यूशन घूमता है दिखा नहीं तुम लोगों को? अलग अलग फिगर बना के दिखाया था तब भी तुम लोग आंख के अंधे हो। इतना फिगर बनाने का कोई मतलब नहीं था, है ना? आंख के जब अंधे हो तो कोई मतलब नहीं है। ये बताओ, पिस्टन जब आपका एक स्ट्रोक क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है तो आपका ये जो डेड वेट होता है क्या आधा रेवोल्यूशन नहीं घूमता? ये आपका नीचे से ऊपर आ जाता है। एक स्ट्रोक में आधा रेवोल्यूशन घूमता है। सक्शन स्ट्रोक में नीचे से ऊपर आ गया। कंप्रेशन स्ट्रोक में फिर पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। 2 रेवोल्यूशन हो गए, 2 स्ट्रोक 2 रेवोल्यूशन। 2 रेवोल्यूशन की 1 रेवोल्यूशन। एक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, कितना रेवोल्यूशन? आधा रेवोल्यूशन। 2 स्ट्रोक के बाद पूरा फिर से आधा रेवोल्यूशन होगा, 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन में 2 आपके जो है स्ट्रोक कंप्लीट। फिर एक्सपेंशन में फिर से आधा रेवोल्यूशन, 1.5 रेवोल्यूशन हो गया। और फिर एग्जॉस्ट में आधा रेवोल्यूशन, दैट इज कितना रेवोल्यूशन? दैट इज 2 रेवोल्यूशन। 4 स्ट्रोक जो होते हैं वो कितने रेवोल्यूशन में कंप्लीट हो जाते हैं? 2 रेवोल्यूशन में कंप्लीट हो जाते हैं। दिखा कि नहीं दिखा तुम लोगों को? नहीं दिखा तो आप यहां लिखोगे, चूंकि एक स्ट्रोक कितने रेवोल्यूशन के बराबर है? आधा रेवोल्यूशन। इसलिए कितने स्ट्रोक के बारे में पूछा? 4। 4 में ज्यादा होंगे। 4 स्ट्रोक मिला के जब 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाए तो कितना रेवोल्यूशन हो जाएगा? ज्यादा होगा, गुना कर देंगे। दैट इज इक्वल टू 2 रेवोल्यूशन। 2 से 1 कट जाएगा 2 बार। कितना रेवोल्यूशन आएगा? 2 रेवोल्यूशन। आंख के अंधों, इतना बताने के बाद भी तुम लोग कोई 8 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है।
नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, इन ए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, नॉट ए डीजल इंजन, वी विल डिस्कस द पेट्रोल इंजन। मैंने कुछ चीजें आपको पेट्रोल इंजन में पढ़ाते पढ़ाते बताई हैं। इन ए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, in the 4 stroke petrol engine during suction stroke, during सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक के दौरान पेट्रोल इंजन में क्या होता है? ऑप्शन दे रहा हूं, ओनली पेट्रोल इज सक्ड, सक्ड इन। ये बताओ पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? एयर आती है, पेट्रोल आता है, दोनों का मिक्सचर आता है कि कुछ नहीं आता? बताया हुआ हूं, मिक्सचर आता है। डीजल पावर प्लांट में या फिर डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान केवल एयर सक होती है, बट पेट्रोल इंजन में आपका एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर सक होता है। ठीक है, ठीक है, यहां बात करते हैं, ओनली पेट्रोल इज सक्ड इन। ऑप्शन नंबर बी, ओनली एयर इज सक्ड इन। ऑप्शन नंबर सी, mixture of petrol and air is sucked in, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गैस इज sucked in. What is the answer? Answer is nothing but the C part in petrol 4 stroke petrol engine, mixture of petrol and air is sucked in. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर फिल्टर। ये क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूं, एयर फिल्टर इज यूज्ड इन। एयर फिल्टर कहां यूज किया जाता है? ऑप्शन दे रहा हूं, स्टीम पावर प्लांट। क्या स्टीम पावर प्लांट में कहीं मैंने एयर फिल्टर बताया था क्या? एयर फिल्टर के थ्रू आती है, बताया था क्या? यस या नो में आंसर दें। क्या स्टीम पावर प्लांट में कहीं एयर फिल्टर था? नो, बिल्कुल सही। नाउ न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या मुझे एयर फिल्टर का रिक्वायरमेंट था? बिल्कुल नहीं था। दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में भी कहीं भी मुझे एयर फिल्टर का रिक्वायरमेंट नहीं था। तो ऑप्शन इज नथिंग बट द डीजल पावर प्लांट एंड गैस पावर प्लांट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एयर फिल्टर का रिक्वायरमेंट था आपका, डीजल में भी एयर फिल्टर बनाया था और गैस में भी एयर फिल्टर बनाया था। देख लीजिए आप लोग, कंप्रेसर में जो एयर आती थी वो एयर फिल्टर के द्वारा आती थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। हीटिंग वैल्यू, नेक्स्ट, हीटिंग वैल्यू ऑफ डीजल ऑयल इज अराउंड, डीजल ऑयल की हीटिंग वैल्यू कितनी होती है? 4000
किलो कैलोरी पर केजी, 10,000 किलो कैलोरी पर केजी। ऑप्शन नंबर सी 15,000 किलो कैलोरी पर केजी, एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज 20,000 किलो कैलोरी पर केजी। तो इस रेंज को लिख लीजिए जरा, मैं आपको बता देता हूं पेट्रोल और डीजल दोनों की हीटिंग वैल्यू। ये क्या होगा, नोट करके लिख लीजिए पहले इसको। चलिए लिखिए, यहां पर लिख देता हूं फ्यूल और यहां पर लिख देता हूं हीटिंग वैल्यू। कल जो मैंने आपको बताई थी क्रूड ऑयल की, हेलो, कल भी मैंने आपको हीटिंग वैल्यू बताई थी, देखिए जरा, यहां पर मैंने क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहां मैंने किलो जूल में बताई थी, किलो जूल में। आज आपसे किलो जूल में नहीं पूछ रहा है, आज आपसे किलो जूल में नहीं पूछ रहा है, किलो कैलोरी में पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, तो मैं हीटिंग वैल्यू आपकी लिखा रहा हूं क्रूड ऑयल मतलब डीजल और पेट्रोल की, लेकिन किसमें, किलो कैलोरी में। कल किलो जूल में लिखाई थी, दोनों की यूनिट में अंतर है, समझे। तो लिख रहा हूं बेटा, डीजल की लिखिए, पहला फ्यूल है डीजल। डीजल की जो हीटिंग वैल्यू होती है वो लगभग 11,000 किलो कैलोरी पर केजी होती है। और पेट्रोल की अगर मैं बात करूंगा, पेट्रोल की लगभग आपकी 11,110 किलो कैलोरी पर केजी होती है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होती है, इससे कम हो सकती है, अगर कंबस्शन आपका अच्छे नहीं हो तो इससे कम तो आपको हीट मिल सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिल सकती, मैक्सिमम रेंज लिखी हुई है। तो आप देखेंगे आपसे पूछा है हीटिंग वैल्यू ऑफ डीजल ऑयल। डीजल ऑयल की जो है, जो हीटिंग वैल्यू होती है, फिर जो हीट उससे मिलती है, 1 केजी अगर मैं डीजल को जलाऊंगा तो इतना किलो कैलोरी मिलेगा, 11,000 मिलेगा। तो 11,000 के से ज्यादा तो नहीं मिलने वाली, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अब 11,000 से नीचे जो भी इसके सबसे नजदीक आंसर होगा वही आपका आंसर होगा, आंसर इज बी पार्ट, ठीक है। इससे ज्यादा तो नहीं मिलने वाली, तो ऑप्शन सी और डी तो गलत हो गया। अब इसके सबसे नजदीक आंसर कौन सा है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि सबसे नजदीक है। चलिए, अब हीट एनर्जी के बारे में बात करते हैं। जब मैं डीजल इंजन में आपका कंबशन करता हूं, फ्यूल का कंबशन करता हूं, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस हीट एनर्जी का कितना पोर्शन आपका किस चीज में आपका जो है जाता है, वो हम लोग देखना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाने जा रहा हूं क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। पावर प्लांट में पहले मैं आता हूं, यहां पर आप देखेंगे कि आपका डीजल इंजन में मैं फ्यूल को इंजेक्ट करूंगा तो फ्यूल का कंबशन होगा, कंबशन होगी तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इस हीट एनर्जी का कुछ पोर्शन आपके पिस्टन को मूव कराने में जाएगा, पिस्टन मूव करेगा तो शाफ्ट रोटेट करेगा, मतलब आपको मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होने वाली है, प्रोड्यूस होने वाली है। और जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे ही आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, मतलब वही आपका आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उतनी हीट एनर्जी आपकी आउटपुट एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है।
अब आप देखेंगे कि हीट एनर्जी का कुछ पोर्शन तो पिस्टन को मूव कराने में चला जाएगा, ठीक है। कुछ जो पोर्शन होगा, जो अब कुछ पोर्शन आपका जो होगा वो क्या करेगा, आपके जो है इस डीजल इंजन को गर्म करेगा। गर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, रेडिएटर की हेल्प से उसको क्या करूंगा, कूल करूंगा। तो कुछ हीट एनर्जी ये जो रेडिएटर या फिर कूलिंग सिस्टम होगा वो लेके आएगा, कुछ एनर्जी इसमें आपकी वेस्ट चली जाएगी। कुछ एनर्जी जो होगी, जो लुब्रिकेंट आपका जो है लुब्रिकेशन के लिए, वो कुछ हीट एनर्जी को लेके चला आएगा। ये अंदर जा रहे हैं, इंजन के अंदर जा रहा है लुब्रिकेंट, तो ये कुछ हीट एनर्जी को, जो भी हीट प्रोड्यूस होगी उसका कुछ पोर्शन ये लेके लौटेगा। कूलिंग सिस्टम जो होता है जिसको हम रेडिएटर बोलते हैं, ये भी आपका अंदर वाटर को सर्कुलेट कराएगा। तो जब अंदर हीट है तो ये वाटर भी कुछ एनर्जी को लेके आएगा, हीट एनर्जी को लेके आएगा। और कुछ हीट एनर्जी आपकी इस एग्जॉस्ट गैस के द्वारा क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में डिस्पोज हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें से जो भी हीट एनर्जी है वो चार भागों में डिवाइड होती है। कुछ पोर्शन आपका आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कुछ पोर्शन आपका ये कूलिंग सिस्टम लेके आएगा, कुछ पोर्शन लुब्रिकेंट सिस्टम लेके आएगा, कुछ पोर्शन ये जो फ्लू गैसेज या फिर हॉट गैसेज है वो लेके चली जाएगी, ठीक है। तो कितना कौन कौन सा पोर्शन आपका जो है लेके जाता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। लिखो, यहां पर पहले लिखो तुम लोग, नोट करके लिखे, इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं। हीट डिस्ट्रीब्यूशन, हीट एनर्जी generated in the diesel engine is distributed as follow, ठीक है। आपके डीजल इंजन के अंदर जो हीट जनरेट होती है कंबशन से, वो हीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कितना कितना पोर्शन जाता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हीट एनर्जी generated in the diesel engine due to combustion of fuel। ये जो हीट एनर्जी है चार पार्ट में डिवाइड होती है। ये जो हीट एनर्जी जनरेट होगी आपके इंजन के अंदर, वो चार पोर्शन में डिवाइड होगी। इस हीट एनर्जी का कुछ पोर्शन पिस्टन को मूव कराने में जाएगा, मतलब कुछ हीट एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। कुछ हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। और जो मैकेनिकल एनर्जी है इसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी आपका क्या होता है, यूजफुल एनर्जी होती है जो कि आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी। जो भी हीट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये आपकी यूजफुल एनर्जी है जो कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है। दिस इज नथिंग बट मैकेनिकल एनर्जी। आपकी कौन सी एनर्जी है, एक मिनट लगा दीजिए। मैकेनिकल एनर्जी आपकी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये मतलब यही जो हीट एनर्जी है, जो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी वही इलेक्ट्रिकल, वही आपका यूजफुल वर्क प्रोवाइड करेगी। तो यूजफुल एनर्जी या फिर इसी को बोलते हैं, यही आपकी आउटपुट एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, यही हीट एनर्जी, ठीक है। तो जनरली आपका जो होता है लगभग आपके पास 45
परसेंट जो हीट एनर्जी होती है, 45% ऑफ हीट एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। अब 45% हीट एनर्जी मैकेनिकल, जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका केवल 45% ही मैकेनिकल, मतलब पिस्टन को मूव कराने में यूज होती है। ठीक है, अब पिस्टन की वजह से मैकेनिकल, अब इस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से कुछ लॉस होगा जनरेटर में। जनरेटर की एफिशिएंसी 95% होती है, तो इसका जब 95% लॉस में चला जाएगा तो बची हुई एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दैट इज आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो 45 का आप 5% निकाल लीजिए, तो 45 का 5% निकाले लगभग समथिंग, तो जो इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी मैंने बताई थी डीजल पावर प्लांट की जो इफिशियंसी है वो आपकी किस रेंज में आती है? 35% से लेके 40%। ये मैंने आपको बताया था, ये आपकी डीजल पावर प्लांट की इफिशियंसी होती है, क्योंकि केवल इतनी हीट एनर्जी ही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाती है। और इसमें क्या होगा, कुछ आपका लॉस हो जाएगा, और लॉस होने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। तो 45% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कुछ लॉस होगा और इतनी ही एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद तो जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस उसका लगभग 45% आपकी जो हीट एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कूलिंग सिस्टम मतलब जो रेडिएटर लगा होता है, रेडिएटर पानी सर्कुलेट कराता है, ये कितनी हीट एनर्जी को लेके आता है? लगभग कूलिंग सिस्टम जो होता है, कूलिंग सिस्टम मतलब मैं बात कर रहा हूं रेडिएटर की, ये लगभग आपका 30% ऑफ हीट एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, 30%। कितना? 30%। 30%। 30% ऑफ हीट एनर्जी आपका रेडिएटर क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, जो पानी सर्कुलेट करता है। ठीक है, ये वेस्ट एनर्जी, इसका मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ये एनर्जी आपकी जो है यूजफुल एनर्जी नहीं होती। बात करते हैं एग्जॉस्ट गैसेज में, दैट इज एग्जॉस्ट गैसेज। एग्जॉस्ट गैसेज, एग्जॉस्ट गैसेज जो होती हैं वो लगभग आपका जो है लगभग आपका 20% ऑफ हीट एनर्जी एग्जॉस्ट या फिर साइलेंसर के थ्रू आपके एटमॉस्फेयर में वेस्ट हो जाती है। जो भी हीट एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है उसका लगभग 20% जो हीट एनर्जी होती है वो एग्जॉस्ट गैसेज के रूप में आपके इंजन से बाहर हो जाती है एटमॉस्फेयर में। और लगभग जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है या फिर लुब्रिकेंट सिस्टम जो होता है वो लगभग 5% ऑफ हीट एनर्जी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। जो आपका कूलिंग सिस्टम है वो आपकी जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका 30% कौन एब्जॉर्ब करेगा? आपका कूलिंग सिस्टम या फिर रेडिएटर। 20% हीट एनर्जी एग्जॉस्ट गैस के साथ आपकी क्या करती है? निकल जाती है, क्योंकि एग्जॉस्ट से गर्म होती है। आप कभी भी गाड़ी में अपने साइलेंसर लगाएंगे तो आपका पैर जल जाएगा। ठीक है, और जो लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो लगभग आपका 5% ऑफ हीट एनर्जी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये मैंने आपको एग्जैक्ट आपका जो है बताया है कि डीजल इंजन के अंदर जो आपका कंबशन होगा उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका लगभग 45% ऑफ हीट एनर्जी आपकी मैकेनिकल वर्क डन प्रोड्यूस करती है, मतलब पिस्टन को क्या करेगी? आपकी मूव कराएगी। 30% हीट एनर्जी कूलिंग सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है। एग्जॉस्ट गैसेज के रूप में 20% ऑफ हीट एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और जो लुब्रिकेंट सर्कुलेट करता है वो लगभग 5% ऑफ हीट एनर्जी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपसे बोला जाए कि डीजल पावर प्लांट में जो हीट एनर्जी जनरेट होती है उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन कहाँ यूज होता है? मोस्ट ऑफ द पोर्शन मैकेनिकल एनर्जी या फिर आपको आउटपुट प्रोवाइड करने या फिर यूजफुल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। उसके बाद कूलिंग सिस्टम में हीट एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद एग्जॉस्ट गैसेज के रूप में एब्जॉर्ब होती है या फिर वेस्ट होती है, और सबसे लास्ट में दैट इज लुब्रिकेंट ऑयल का नंबर आता है। ठीक है, लुब्रिकेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा, देखते जाइए कैसा कैसा क्वेश्चन बनने वाला।
ये जो चार्ट है ये आपको कोई बताएगा नहीं या फिर आपको कहीं मिलने नहीं वाला है, बहुत एनालिसिस करने के बाद बनाया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इन द डीजल इंजन, in a diesel engine, the heat loss into the cooling system is around, कूलिंग सिस्टम में जो हीट लॉस होता है वो लगभग कितना होता है? ए 50%, बी 30%, सी 20%, and that is D is 15%. What is the correct answer? आंसर इज बी। कूलिंग सिस्टम में जो आपका हीट लॉस होता है वो लगभग 30% के आसपास होता है। नेक्स्ट लिखें। द हाइएस्ट प्रपोर्शन the highest proportion of total heat supplied to a diesel engine goes to डीजल इंजन को जो टोटल हीट सप्लाई की जाती है उसमें से मोस्ट ऑफ द हीट कहां पर यूज होती है? कहां पर यूज होती है? जितनी भी हीट एनर्जी आप सप्लाई करते हो, मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी कहां पर यूज होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है? मैकेनिकल एनर्जी या फिर यूजफुल एनर्जी या फिर आउटपुट एनर्जी के फॉर्म पे यूज होती है। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, देखते जाइए। ए यूजफुल आउटपुट के फॉर्म पे जाती है। हीट लॉस हीट लॉस्ट टू एग्जॉस्ट गैसेज के रूप में मोस्ट ऑफ द पोर्शन जाता है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर सी, हीट लॉस टू कूलिंग टावर, कूलिंग वाटर में आपका जाता नहीं, कूलिंग वाटर में भी कम जाता है। और ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हीट लॉस टू फ्रिक्शन कॉमा विंडेज। एक मिनट। चलिए, हीट लॉस टू फ्रिक्शन, विंडेज एंड रेडिएशन लॉस, एंड
रेडिएशन लॉस। ठीक है, तो ये बताइए जो भी आपकी टोटल हीट सप्लाई की जाती है डीजल इंजन में, उसमें मोस्ट ऑफ द जो है जो हीट एनर्जी होती है वो कहां जाती है? दैट इज यूजफुल आउटपुट के फॉर्म पे जाती है। अगर मान लीजिए यूजफुल आउटपुट ये ऑप्शन में ना दिया होता तो, ये ना दिया होता तो फिर कहां जाती है इसको छोड़ के? आए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। मोस्ट ऑफ द हीट जनरेटेड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट ऑफ हीट जनरेटेड इन डीजल पावर प्लांट, डीजल इंजन गोज टू ऑप्शन नंबर ए। पहला कूलिंग वाटर, ऑप्शन नंबर बी एग्जॉस्ट गैसेज, ऑप्शन नंबर सी लुब्रिकेटिंग ऑयल, और नंबर डी फ्रिक्शन एंड विंडेज एंड रेडिएशन लॉसेज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आपके डीजल इंजन में मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी कहां जाती है? पहले तो आउटपुट में जाती है, आउटपुट है नहीं, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज ए ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर कूलिंग सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाती है। चलिए कुछ क्वेश्चन रहेगा, अब इसको कल करेंगे जो है। ठीक है, तो आपके लगभग मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और आपके प्लांट कंप्लीट है। कल मैं आपको जो है 1 घंटे का रह गया, तो जब मैं आपको मशीन पढ़ाऊंगा उससे 1 घंटे पहले जो है आपको दैट इज कंपैरिजन चार्ट बनवा दूंगा पांचों के पांचों प्लांट का, जिससे कि आपके कई सारे क्वेश्चन होते हैं। एरिया रिक्वायरमेंट, किसमें स्किल्ड वर्कर, किसकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है, किसमें एरिया का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, वो सारी टेबल बनवा दूंगा, 10-15 पैरामीटर है, वो सारे हम लोग एक साथ लिख लेंगे, जिससे कि एग्जामिनेशन में कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा जो है। ठीक है, ठीक है, तो मशीन की क्लास से पहले 1 घंटे इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका मशीन की क्लास आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी जो आपका जो है विंडेज ऑफ आपका सोलर होगा उसको मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें से आपके क्वेश्चन सारे के सारे फंस जाएंगे। ठीक है, जब बाद में कभी टाइम मिले, क्योंकि कोई पढ़ाता है नहीं, लेकिन तब भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और मैं एक बार उनको डिक्टेट कर दूंगा कि जिससे कि आपकी चीजें सारी की सारी हो जाए एग्जामिनेशन में। ठीक है, हाँ दोनों ही क्लास चलाएंगे। कल आपका जो है जनरेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ट्रांसमिशन और मशीन दोनों चालू हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसमिशन में ज्यादा नहीं बचा है, 4 चैप्टर बाकी है बस। मैं आपको चैप्टर के नाम बता देता हूँ। एक तो आपका जो है बचा है सप्लाई सिस्टम, एक आपका बचा है एचवीडीसी, ठीक है, एक आपका बचा है फॉल्ट एनालिसिस, और एक आपका बचा है केबल। 2 टॉपिक मुझको अलग से करवाने हैं, दैट इज इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कैलकुलेशन बस। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांसमिशन का पोर्शन लगभग कंप्लीट है। और अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको दैट इज ट्रेवलिंग वेव भी आपको करवा दूंगा जो है। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, ओवर वोल्टेज, आपका ग्राउंडिंग लाइक समथिंग विल बी देयर, तो उनको बाद में देखेंगे। एसजीपी में जो भी आपका पोर्शन रिमेनिंग है वो हम लोग डिस्कस कर। टैरिफ रह गया, हाँ टैरिफ एक चैप्टर रहेगा, वेरी गुड, टैरिफ एक चैप्टर रहेगा, थ्योरेटिकल चैप्टर है, वी विल डिस्कस। ठीक है, उससे क्वेश्चन आ जाता है टैरिफ से। ठीक है, चलो, तो ट्रांसमिशन में अब कुछ ज्यादा बचा नहीं है जो है। ठीक है,
तो आपका पावर सिस्टम का भी मोस्ट ऑफ द चीजें हो जाएगा, और जब पावर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा तो मशीन की 2 क्लासेज आपकी चला देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।